Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bio World। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं 11th और 12th क्लास की NCERTs को टॉपिक वाइज कवर करने का ट्राई करूँगी। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद क्लास 11th। यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 जो है उसका नाम है सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है, दिस इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो वी हैव लिविंग थिंग्स एज वेल एज वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक एट द फैन वी कैन से कि ये एक नॉन लिविंग थिंग है, वेयर एज व्हेन वी लुक एट आवर सेल्व्स और प्लांट्स, डॉग्स, कैट्स एट्सेट्रा, तो हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम ऐसा क्या डिफरेंट है लिविंग में और नॉन लिविंग में, जिससे हम उनको डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ जो है वो नॉन लिविंग है। तो जो सेल है जिसको हम बोलते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसी के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सेल के बेसिस पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। Anything which is less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. So there are certain facts जो human body है उसके अंदर about 200 special types of cells होते हैं। So ये है type of cells। लेकिन अगर हम total number of cells की बात करें तो there are over 100 trillion cells in the human body। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, अबाउट 85% ऑफ जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो RBCs हैं, विच आर द रेड ब्लड सेल्स। 85% जो बॉडी के अंदर हमारे सेल्स हैं दे आर रेड ब्लड सेल्स। सो नाउ वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो उनको हम वी डिवाइड देम इनटू टू types, unicellular organisms and multicellular organisms। unicellular जिसके नाम से हमें पता चल रहा है, uni means single and cellular means cell, मतलब जो एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जो हम अपने आसपास ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकीज़, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑल द एनिमल्स दे आर मल्टी सेलुलर, ऑल द प्लांट्स दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से हमारा क्या मतलब कि वो एक सिंगल सेल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, उसको किसी और ऑर्गेनिज्म की या फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा इट डाइजेस्ट्स, इट एक्सक्रीट्स, इट रेस्पायर्स। ऑल्दो इट इज़ अ सिंगल सेल, सिर्फ एक सिंगल सेल है, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए जो हमने लास्ट स्लाइड में बात किया था कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे कि अब हमने अमीबा की बात की तो वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल है तो वो इंश्योर नहीं करता है इंडिपेंडेंट लिविंग को। मूविंग ऑन, वी हैव नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल के बाद क्या आता है, कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, हम उसको देखने का कोशिश करते हैं एक बार। तो सबसे पहले होता है सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से ही बनी हुई है,
सेल्स के बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। फंक्शनल से क्या मतलब है कि वो एक सिंगल सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में वो दूसरे सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट भी होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले होता है सेल। सेल जो है बहुत सारे सेल्स जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बनाते हैं एक टिश्यू। जैसे कि प्लांट्स में 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एनिमल्स के अंदर 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो बेसिकली जो टिश्यू है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड अ कॉमन फंक्शन। एनिमल्स के अंदर हमने बताया 4 फंडामेंटल टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। प्लांट्स के अंदर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और 2 टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, फ्लोएम और जाइलम। ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी है ये, इसको अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर टिश्यू के बाद आता है हमारे पास ऑर्गन, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है स्टमक। तो बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है विच इज़ फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर टिश्यूज़। जैसे कि स्टमक के अंदर कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं? एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, वहाँ पे मस्कुलर टिश्यू भी होगा क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी होता है स्टमक का। तो 2 या फिर उससे ज़्यादा जो टिश्यूज़ हैं जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पे बनता है ऑर्गन, जैसे कि हमने बता दिया स्टमक। उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स है। ये जो ऑर्गन्स हैं दे कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन स्टमक है, और कौन से ऑर्गन है? हमारी ईसोफेगस है, स्टमक के बाद पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सेपरेटली अलग अलग ऑर्गन्स हैं लेकिन ये कंप्लीटली मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, हार्ट है, हार्ट एक ऑर्गन है, उसके बाद ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा लंग्स, नोज़, ट्रैकिया, फेरिंग्स, एल्विलाई, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटी विच इज़ मेड अप ऑफ 1 to numerous cells that in higher forms functions as an integrated unit of a number of organ systems। जैसे कि हम अगर अपनी बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, सो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी हैव आवर एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं विच इज़ अ ह्यूमन बींग। तो इसको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे बेसिक जो यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज़ सेल। जब बहुत सारे सेल्स जिनका एक कॉमन ओरिजिन है और जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो बनाएंगे एक टिश्यू। 2 या 2 से अधिक 2 or more than 2 types of tissues they will form an organ 2 or more organs they will together come and they will form an organ system, and after that 2 or more than 2 organ systems they will form a complete organism. नेक्स्ट वी कम टू द डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल को कैसे डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं।
सेल्स दे वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो आप ये साइड में पिक्चर देख रहे हैं, इस तरीके का उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे सेल्स दिख रहे हैं, रूम्स, कंपार्टमेंट्स। सो रॉबर्ट हुक ने एग्जैक्टली ऐसा ही देखा था। रॉबर्ट हुक ही यूज्ड अ माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क इज मेड अप ऑफ टाइनी होलो कंपार्टमेंट्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जो कि होलो हैं। रॉबर्ट हुक ने ही कॉइन किया था टर्म सेलुला और सेल, इनिशियली रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। फिर हम कहते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। सो तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो क्या था, तो यहाँ पे जो हम रॉबर्ट हुक ने जो चीज़ें देखी थी वो एक्चुअली लिविंग सेल नहीं था, वो एक डेड सेल था। सो बेसिकली वो सिर्फ सेल वॉल्स थी प्लांट, क्योंकि कॉर्क ट्री को उसने ऑब्जर्व किया था, तो वहाँ पे बेसिकली सिर्फ सेल वॉल्स थी और एम्प्टी स्पेस था, तो वो डेड सेल्स थे, लिविंग सेल्स नहीं थे। लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्क्राइब किया था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि लिविंग सेल को पहले किसने देखा था, तो आपके पास रॉबर्ट हुक भी वहाँ पे ऑप्शन में होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने एक लिविंग सेल को नहीं देखा था, दैट वॉज अ डेड सेल। लिविंग सेल को सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने। उसके बाद हम आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय मैथिस स्केलेडन एंड थियोडोर स्वान। सो मैथिस स्केलेडन ही वॉज अ जर्मन बोटैनिस्ट। उसने क्या किया था, मैथिस स्केलेडन ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स and observed that all plants are composed of different kinds of cells which forms the tissues of the plants. So उसने बहुत सारे plants को observe किया and he observed that जितने भी plants हैं they are composed of different kinds of cells. Similarly, Theodore Swan, he was a British zoologist. He studied different types of animal cells और ही एग्जामिन दैट सेल्स हैड अ आउटर थिनर लेयर, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो मैथिस स्केलेडन एंड थियोडोर स्वान दे टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। Then we come to Rudolf Virchow. He gave the concept of ominous cellula e cellula. What does it stand for, ominous cellula e cellula? It means that the cells divide and new cells are formed from the pre-existing cells. सो स्केलेडन और स्वान जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि सेल्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों सेल्स से बने हुए होते हैं, बट दे कुडंट आंसर कि सेल्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं। तो सेल कैसे ओरिजिनेट होते हैं ये आंसर दिया था रुडोल्फ विर्चो ने इन 1855 बाय हिज थ्योरी ऑफ ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। He also modified the hypothesis of Skeledon and Swan to give the cell theory a final shape. जो आज हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो एक्चुअली इनिशियली दी गई थी स्केलेडन और स्वान के द्वारा, बट उसको मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, so these are the two postulates of the cell theory. First is all living organisms are composed of cells and products of cells. So ये जो concept था वो स्केलेडन और स्वान ने दिया था through their studies. स्केलेडन he studied that जो plants हैं वो cells, all the plants are composed of cells, and Swan he studied that all the animals are composed of cells. तो इस तरीके से उन्होंने ये पहला कॉन्सेप्ट दिया था। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज़ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास एक सेल है, वो डिवाइड होके फाइनली दो सेल बना रहे हैं। तो ये जो दोनों सेल लास्ट में बन रहे हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। सो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये यहाँ से वर्ड, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से आया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। सो ये हो गया हमारा सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ये है आज के लिए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, NCERT पढ़िए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। Thank you very much.